हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। ये हमारा पराक्रम 6 है। आप पूछोगे पराक्रम 5 तक क्या? आपको बताएं, पराक्रम 1, 2, 3 आपका एनडीए के सिलेबस का पहला चैप्टर में लिया है। फिर आपका 4 और 5 में न्यूमेरिकल लगवाया पहले चैप्टर का, और ये पराक्रम 6 भी न्यूमेरिकल है। देखो, पूरा एनडीए का सिलेबस 14 चैप्टर में बटा हुआ है। हम एक एक चैप्टर यहाँ पे ले रहे हैं, चैप्टर की थ्योरी आपको पढ़ा रहे हैं और साथ में उसके न्यूमेरिकल लगवा रहे हैं, और न्यूमेरिकल के साथ ही उस चैप्टर में एनडीए में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उस क्वेश्चन को भी जो हमारे पास उपलब्ध है हम सॉल्व करा रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन को लिखे हुए एनडीए 2014, एनडीए 2014 फर्स्ट, एनडीए 2014 सेकंड, एनडीए 2014 क्या सेकंड। आप जानते हो साल में 2 बार एनडीए का एग्जाम होता है। जो क्वेश्चन हमारे पास उपलब्ध है हम उसी क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं, और इसके पहले भी हमने जो आपका सॉल्व करा है एनडीए के ही क्वेश्चन को सॉल्व करा है। बेसिकली हम एनडीए की तैयारी करा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पराक्रम सीरीज से अगर आप तैयारी करते हो तो केवल एनडीए नहीं बल्कि कोस्ट गार्ड या फिर नेवी या एयरफोर्स या इससे रिलेटेड जिस किसी भी एग्जाम में आप बैठोगे फिर इसके सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करके आओगे। तो क्वेश्चन नंबर 46 में आप देखना 2014 में पूछा गया है, 2014 फर्स्ट। आप देखना, एक घन मीटर का मतलब क्या? मीटर क्यूब में कितने घन सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। आप भी मत समझना इतना आसान क्वेश्चन है हम लगा ले जाएंगे। अगर आपके लिए आसान है तो जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं सभी के लिए तो आसान होगा, निश्चित रूप से मेरी ठाई जाएगी। अब देखो, क्वेश्चन लगा लेते हो बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को कितने कम से कम समय में लगा पाते हो ये बड़ी बात है। आप देखना, यहां पे आप देख रहे हो कि एक घन मीटर मतलब मीटर क्यूब को हमको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसी में से कोई आपका सही आंसर होगा। आपको पता है बहुत आसान। आप देखना इसमें 1 मीटर, ठीक, ये बराबर आपका होता है 10 की पावर 2 और सेंटीमीटर, ठीक। अब यहां पे अगर स्क्वायर करें तो आप जानते हो 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10 की पावर 4 और यहां पे क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूब करें अगर यहां पे तो 1 मीटर क्यूब, ठीक है, ये बराबर आपको हो जाएगा 10 की पावर 6 और सेंटीमीटर क्यूब। देखो, हमारा उद्देश्य केवल क्वेश्चन सॉल्व कराना नहीं है, उसी के आड़ में बाकी अन्य तमाम जानकारियां देना है। हमको स्क्वायर बताने की क्या आवश्यकता थी? इसलिए कि मान लो एनडीए के एग्जाम में आप बैठो और मीटर क्यूब के बजाय स्क्वायर पूछ लिया, तब आप क्या करोगे? आप तरीका केवल सीखो। आप तो कितना आंसर है 10 की पावर 6, तो निश्चित रूप से सही आंसर कौन सा होगा? ये होगा। बाकी सारे ऑप्शन आपके यहाँ पे क्या होंगे? गलत होंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 आप देखना, एनडीए 2014 फर्स्ट में पूछा गया। आप देखना, एक कार वी चाल से, चाल दिया हुआ है, चाल और वेग में अंतर होता है। चाल अदिश राशि है, वेग क्या सदिश राशि है। वेग में से दिशा हटा दो तो क्या बन जाएगा? चाल, और चाल में दिशा जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? वेग। आप देखना, एक कार वी चाल से सरल रेखीय गति में चल रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। कार द्वारा टी समय में तय की गई दूरी एस है, ठीक। तो कार में पहला ऑप्शन है एक समान त्वरण कार्य कर रहा है, दूसरा ऑप्शन है असमान त्वरण कार्य कर रहा है, तीसरा ऑप्शन है एक समान वेग से गतिमान है, और चौथा ऑप्शन है असमान वेग से गतिमान है। इसी में जो सही आंसर हो उसी में आपको टिक लगाना है। अगर गलत टिक लग गया तो फिर जो आप किए उसमें से भी माइनस में नंबर हो गया। ध्यान देना, चारों आंसर लगभग मिलते जुलते मिलेंगे हर क्वेश्चन में। अब आपको अपनी सूझबूझ से आपको सही वहां पे चेक करना रहेगा कि सही आंसर है कौन सा। आप देखना यहां पे एक समान त्वरण, ये बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर त्वरण कार्य करेगा तो कार की चाल नियत नहीं रह सकती है, और यहां पे दिया हुआ है वी चाल से, ठीक है, सरल रेखीय गति में चल रहा है, उसकी चाल को फिक्स कर दिया क्वेश्चन में। इसलिए आपका ना एक समान त्वरण होगा और ना असमान त्वरण होगा। त्वरण तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि त्वरण अगर लगता तो उसकी चाल नियत ना रहती। अब क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है वी चाल से, मतलब उसकी चाल क्या नियत है। तो पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन गलत, तीसरा ऑप्शन एक समान वेग, ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि चाल नियत है और सरल रेखा में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में, मतलब दिशा नहीं बदल रही है। तो आप जानते हो परिमाण नियत है कितना v, और दिशा नहीं बदल रही क्योंकि सरल रेखा में चल रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि उसका वेग क्या होगा? नियत होगा। और सही आंसर आपका क्या होगा? एक समान वेग। असमान वेग भी क्या? गलत आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखना, क्वेश्चन नंबर 48, एनडीए 2014 सेकंड। आप देखना, आवेग की विमा वही है जो, अब आगे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपने थ्योरी वाली क्लास हमारी देखी होगी, पराक्रम सीरीज लेक्चर 2, हमने चैप्टर की थ्योरी पढ़ाई है। आप जानते हो संवेग में परिवर्तन ये बराबर क्या होता है? आवेग के। कौन सा संवेग? रेखीय संवेग। रेखीय संवेग में परिवर्तन बराबर क्या? आवेग। तो आप जानते हो रेखीय संवेग में परिवर्तन जो भी होगा वो भी कोई ना कोई रेखीय संवेग ही तो होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेखीय संवेग का विमीय सूत्र बराबर आवेग का विमीय सूत्र।
तो ऐसी कंडीशन में आप देखना, आवेग की विमा वही है जो दाब की है, बिल्कुल गलत। कोणीय संवेग की है, बिल्कुल गलत, अभी हमने रेखीय संवेग का नाम लिया है, ठीक। फिर आप आगे देखना, कार्य की है, ये भी गलत, और रेखीय संवेग की है। आप जानते हो यही सही आंसर होगा। क्यों? एक बार फिर आपको याद देना है, रेखीय संवेग में परिवर्तन बराबर क्या होता है? आवेग। और रेखीय संवेग में जो भी परिवर्तन होगा कोई ना कोई रेखीय संवेग ही होगा, तो रेखीय संवेग का विमीय सूत्र और आवेग का विमीय सूत्र, दोनों के विमीय सूत्र क्या होंगे? बराबर होंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, एनडीए 2014 सेकंड। आप देखना, कोई कण एक समान त्वरण के साथ सरल रेखा ABC के अनुदिश चल रहा है। हम यहीं पे रुक गए। स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा है, मतलब वो चल के मूव नहीं कर रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। ABC आपका जो नाम दिया हुआ है आपका स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है, सरल रेखा में पिंड चल रहा है। अब आगे चलो, जहां AB बराबर BC, फिर हम रुक गए। अब आप आगे देखना, ABC, आप देखो स्ट्रेट लाइन है, रेड कलर से दिखाया हमने, और क्वेश्चन में कह रहा है AB बराबर BC, तो कोई नापा नहीं, अंदाज किया आपका, मिड में एक निशान लगाया, तो ये आपका क्या हो गया? AB, और ये क्या हो गया? BC। AB बराबर BC, मतलब ये दूरी अगर x है तो ये भी दूरी क्या होगी? x होगी। अब अगला पॉइंट आप देखना, कण का औसत वेग, आप देखना A से B तक 10 मीटर प्रति सेकंड है। देखो यहां से यहां तक आया 10 मीटर प्रति सेकंड, और B से C तक 15 मीटर पर सेकंड, यहां से यहां तक आया 15 मीटर पर सेकंड हो गया। तो A से C तक, मतलब पूरी यात्रा यहां से लेके यहां तक, ठीक है, A से C तक की पूरी यात्रा में कण का औसत वेग बताओ। जिसने नहीं पढ़ा है चैप्टर, वो जानते हो क्या करेगा? कहेगा इसमें कौन बड़ी बात है, दोनों को जोड़ देगा, 2 से भाग कर देगा, कहेगा 10 + 15 बराबर 25 बटे 2 बराबर 12.5, 12.5 ढूंढ के देखो, 12.5 ऑप्शन है भी, इस पर टिक लगा के आगे चलाएगा, वो खुश होगा, हमारा क्वेश्चन तो लग गया। जबकि जानते हो -1 नंबर मिलेगा, गलत आंसर है। सही आंसर क्या होगा? तो भैया सीधे आंसर बोलने के लगाने का तरीका आप सीखो। इसी टाइप के एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, हो सकता संख्या बदली हुई हो। आप देखना, हम सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे, औसत वेग बराबर क्या होता है? कुल विस्थापन बटा कुल समयांतराल। आप देखो यहां से यहां तक आया, कुल विस्थापन कितना? x + x बराबर कितना हो गया? 2x। अब देखो कुल विस्थापन बटा कुल समयांतराल, तो कुल विस्थापन कितना? यहां से यहां तक का विस्थापन और प्लस यहां से यहां तक का विस्थापन, तो ये विस्थापन कितना? x, और ये विस्थापन कितना? x, तो बराबर कितना हो गया? कुल विस्थापन कितना? x + x बटे कुल समयांतराल। मान लो यहां से यहां तक आने में लगा समय कितना? t1, और यहां से यहां तक आने में लगा समय कितना? t2। समय अलग अलग लगेगा, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी अलग अलग है। यहां से यहां तक का वेग 10 मीटर पर सेकंड है, यहां से यहां तक का वेग कितना? 15 मीटर पर सेकंड है। यहां से यहां तक पहुंचने में क्या अधिक समय लगेगा? यहां से यहां तक पहुंचने में अपेक्षाकृत क्या कम समय लगेगा? कितना समय लगेगा? मान लो t1, यहां पे कितना समय लगेगा? मान लो t2। तो आप यहां पे देखो कुल विस्थापन, तो यहां पे क्या? t1 + t2। अब चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। तो आप यहां पे, यहां से यहां तक का विस्थापन है दूरी कितनी? x, और चाल कितना या वेग कितना? 10। तो आप देखो x/10 हो गया, किसका मान? t1 का, प्लस फिर t2, यहां से यहां तक का विस्थापन या दूरी कितनी? x, यहां से यहां तक का चाल या वेग कितना? 15। तो आप जानते हो समय कितना लगेगा? आप जानते हो चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर क्या? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना? x, चाल कितना? 15, x/15। तो फिर आप आगे देखना, यहां पे 10 और यहां पे क्या? 15। हमने क्या किया? दोनों का एलसीएम ले लिया। तो पहले देखो औसत वेग है, हमने v मीन लिख दिया, बराबर किया, x + x बराबर क्या? 2x हो गया। फिर जो अपान है ना, ये वाला ब्लैक कलर से लंबा सा, ये आपका अपान हो गया। अब आप यहां पे आओ, 10 और 15 का एलसीएम कितना हो गया? 30। आप आगे आओ, 10 3 30, और 3 का इसमें x में गुणा करो तो कितना हो जाएगा? 3x। फिर यहां पे प्लस है तो हमने प्लस लिया। फिर आप यहां पे 15 दूना 30, और 2 का x में गुणा हो गया, तो यहां पे कितना हो गया? 2x हो गया। इस प्रकार से आप देखोगे, आप सुनना, तो 2x और यहां पे क्या? 3x + 2x बराबर क्या? 5x, और बटे और फिर बटे, तो ये 30 कहां? ऊपर चला जाएगा। तो आप जानते हो 30 ऊपर आ गया। अब आप यहां पे देखोगे x से x कैंसिल हो गया, और 5 × 1 = 5, और 5 × 6 = 30, और 6 दूनी 12। तो आप जानते हो 12 मीटर पर सेकंड, मतलब v मीन कितना आया? 12 मीटर प्रति सेकंड आया। मतलब सही आंसर क्या होगा? 12 मीटर पर सेकंड। ये 12.5 गलत, और बाकी जितने भी हैं सब गलत, आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 49 था। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 में आप देखना, Ma व Mb द्रव्यमान की 2 कारें हैं। 2 कारें, एक का नाम A, दूसरे का नाम B है। अच्छा, Ma इज ग्रेटर देन Mb, मतलब समझे, A का द्रव्यमान क्या? अधिक है, हैवी कार है, और B का द्रव्यमान क्या? कम है, ठीक। समान गतिज ऊर्जा के साथ एक ही दिशा में गतिमान है। यदि दोनों पर बराबर गति विभंजन बल लगाया जाए, आप पूछोगे ये कौन सा नया बल पैदा हो गया?
गति विभंजन का तात्पर्य क्या? गति को रोकने वाला बल, विरोधी बल, अवरोधी बल, जिससे कि हम कार को रोक सकें। ठीक, अच्छा, लेकिन दोनों पे क्या बराबर बल लगाया गया। तो क्वेश्चन पूछा है कि विराम में आने के पूर्व, फिर आपको 4 ऑप्शन दिया है, ये सही है कि ये सही है कि ये सही कि ये सही। देखो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, और आपको बताएं बच्चे अक्सर धोखा भी खा जाते हैं। जैसे आपको समझाएं, इसी क्वेश्चन में आप धोखा खा सकते हो, जरा सा हम लैंग्वेज चेंज करेंगे, आंसर खट से बदल जाएगा। जैसे आपको समझाएं, सीधे आपसे कहें कि एमए व एमबी द्रव्यमान की 2 कारें जहां पे एमए इज ग्रेटर देन एमबी और समान वेग से गतिमान है। अगर आपसे कहते हैं समान वेग से गतिमान है, और बताओ ब्रेक लगाएं, समान ब्रेक लगाएं, समान बल लगाएं, विरोधी बल लगाएं, कौन सी कार पहले रुकेगी? तब खट से आप जड़त्व का नियम लगाओगे, जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उसमें जड़त्व का गुण ज्यादा होगा, वो अपने अवस्था में परिवर्तन का ज्यादा विरोध करेगा। मतलब भारी वाली कार, मतलब भारी वाली, मतलब जो कार भारी होगी वो देर में रुकेगी, जो कार हल्की होगी वो पहले रुक जाएगी। तब आंसर ये हो जाएगा। लेकिन आप क्वेश्चन को जरा पढ़ना, यहां पे कह रहा है समान गतिज ऊर्जा के साथ, मतलब दोनों कार, भले एक हल्की है दूसरी भारी है, लेकिन दोनों की गतिज ऊर्जा क्या बराबर है, और रोकने वाला बल भी क्या है, बराबर है दोनों पर। तो ऐसी कंडीशन में कौन सी कार पहले रुकेगी, यही तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका। आप देखना इसमें, तो आपको समझाएं। देखो जब दोनों की गतिज ऊर्जा बराबर है तो रोकने वाला बल क्या, रोकने का प्रयास तो कर रहा है, तो बल द्वारा किया गया जो कार्य होगा वो भी दोनों पे क्या होगा, बराबर होगा, और ऊर्जा बराबर कार्य, कार्य बराबर ऊर्जा होगा, क्योंकि दोनों की गतिज ऊर्जा समान है। आप देखो एक समान गतिज ऊर्जा, और रोकने वाला बल भी क्या एक समान है, तो ऐसी दशा में दोनों कार्य क्या होगी, एक साथ रुकेंगी, जिस किसी ऑप्शन में आप निशान लगा दो। जैसे पहला ऑप्शन आप देखना, ए अपेक्षाकृत अधिक दूरी तय कर लेगी, गलत हो गया। बी अपेक्षाकृत अधिक दूरी तय कर लेगी, गलत हो गया। दोनों समान दूरी तय करेंगी, आप देखना। तो अब हमने आपसे कहा दोनों की गतिज ऊर्जा बराबर है ना, और रोकने वाला बल भी क्या बराबर है, तो आप जानते हो बल द्वारा किया गया कार्य, दोनों की गतिज ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, कार्य का मात्रक भी जूल क्या होता है, क्या होगा, दोनों समान दूरी तय करेंगे। ये सही ऑप्शन आपका होगा, ये आपका सही है, अगला पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। चलो पढ़ते हैं। उनके द्वारा तय की गई दूरी उनके वेगों पर निर्भर करेगी। आप देखना, क्योंकि गतिज ऊर्जा समान है, सीधी सी बात। आप जानते हो बल द्वारा किया गया कार्य दोनों की गतिज ऊर्जा को रोकने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसी दशा में आप यहां पे देखोगे कि ये आपका आंसर सही होगा, दोनों कार्य आपका यहां पे क्या होगा, समान दूरी तय करेंगे। एक बार फिर आपको समझा दें, अगर ये लाइन ना लिखा होता, मतलब कौन सा, समान गतिज ऊर्जा के साथ, केवल यही दिया होता कि 2 कारें हैं, द्रव्यमान अलग अलग है, एम इज ग्रेटर देन एम बी है, और दोनों समान वेग से गतिमान है, बताओ कौन सी कार पहले रुकेगी, दोनों पे समान बल लगाया, तब आंसर क्या होगा, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा वो ज्यादा दूरी तय करके रुकेगी, जिसका द्रव्यमान कम होगा वो कम दूरी तय करके रुकेगी। और यहां पे आप देख रहे हो दोनों का वेग नहीं बल्कि दोनों की गतिज ऊर्जा समान है, तो क्योंकि गतिज ऊर्जा समान है अर्थात दोनों कार्य क्या होगा, समान दूरी तय करके रुकेंगे, यही आपका आंसर होगा। ध्यान रखना, आप एनडीए में पूछा गया था 2014 सेकेंड फेज में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। आप इधर ये भी देख लिया करो, एनडीए के किस सन में पूछा गया, 2014 सेकेंड फेज। आप देखना, यदि किसी पिंड के गति को दूरी समय आरेख में समय अक्ष के समांतर सरल रेखा के रूप में निरूपित किया जाता है, तो आपको बताना है कि पिंड क्या करता है, पिंड के बारे में बोलना है, कौन सी गति करता है, त्वरित गति करेगा कि नहीं करेगा। 4 अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है। पहले तो आप देखो क्वेश्चन लगाने का तरीका, आप सुनो, किसी पिंड के गति को दूरी समय आरेख में समय अक्ष के समांतर, हम यहीं पे रुकते हैं। आप देखना यहां पे इधर और इधर, ये लो, इधर आपका यहां पे समय, ठीक, आप देखना, और यहां पे दूरी, ये, और इधर समय, ठीक। अच्छा, और जो ग्राफ है वो समय अक्ष क्या है, समांतर है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखना, हम यहां पे हैं, समय मान लो 0, दूरी इतनी, समय बीता, दूरी इतनी, फिर समय बीता, दूरी इतनी, फिर समय बीता, दूरी इतनी, समय बीता, दूरी इतनी। मतलब कि आप देख रहे हो कि समय बीतता जा रहा है लेकिन दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, विस्थापन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यहां पे क्या हुआ कि निश्चित रूप से पिंड एक प्रकार से क्या, रुका होगा, गतिमान ही नहीं होगा, क्योंकि गतिमान होता दूरी में समय के साथ कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होता। तो पहला ऑप्शन देखो, त्वरित गति, बिल्कुल गलत। मंदित गति, यह भी गलत, गति हो ही नहीं रही है। यहां पे आओ, एक समान शून्येतर वेग से गति, मतलब शून्य छोड़ के किसी अन्य वेग से आपका गतिमान है, एक समान वेग से गतिमान है, तो भी गलत है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो यहां पे समय बढ़ता गया लेकिन दूरी या विस्थापन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, मतलब पिंड प्रकार से रुका हुआ सा है। तो जब 3 ऑप्शन गलत हुआ, चौथा अपने आप सही हो जाएगा। और वैसे भी आप देखना, शून्य वेग समझ गए ना, ठीक, और गति नाम दिया देने दो वहां पे, शून्य वेग गति, चौथा ऑप्शन आपका यहां पे क्या सही होगा।
इसी पे टिक लगाना रहेगा, इसको छोड़ के किसी और पे जिस किसी ने लगाया होगा माइनस में नंबर पाया होगा। अगला क्वेश्चन आप देखना, क्वेश्चन नंबर 52। आप देखना, एक पिंड पर लगाया गया बल F, देखो वेक्टर का सिंबल लगा हुआ है, बल क्या है, सदिश राशि है, 6i माइनस 8j प्लस 10k। आप जानते हो उसके तीनों घटक दिए हैं x y z की तरफ, द्वारा निरूपित किया गया है, ठीक, जो उसे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित करता है। और क्वेश्चन कह रहा है कि पिंड का द्रव्यमान बताओ, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखो अगर आप वास्तव में तैयारी कर रहे हो, सीरियसली तैयारी कर रहे हो, तो बेहतर यही होगा कि हमारा एक क्वेश्चन आप देखो, वीडियो पॉज करो, एक कॉपी लेके बैठो, पहले आप सॉल्व करो, और जब सॉल्व कर लो आपका आंसर निकल आए, तो हमारे वीडियो को और आगे आप बढ़ाओ, उसका सही आंसर देखो, नहीं जान पर उसका सोल्यूशन आप देखो। संभवतः आपने किया होगा, वीडियो पास करके इसको आप सॉल्व कर लिया होगा। अब इसका सही सोल्यूशन हम बता रहे हैं यहाँ पे। आप देखना क्वेश्चन में आपका देखो f की वैल्यू दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है, यम पूछा जा रहा है f बराबर ma से लगना है। सबसे पहले तो अभी आपका यहाँ पे मॉड निकालो, मॉड मीन्स क्या है, यहाँ पे परिमाण है, ठीक। तो आप देखो f का मॉड, मॉड मतलब क्या, मापांक, मॉडुलस, जिस किसी नाम से पुकारो, दैट इज इक्वल टू रूट fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर प्लस fz स्क्वायर। ये सीधे आपका f मॉड लाइन से लिखा हुआ है, इक्वल के नीचे इक्वल लिखा हुआ है fx, तो fx की वैल्यू कितनी, 6 है, तो यहाँ पे 6 हो गया। fy इसकी वैल्यू -8 है, तो यहाँ पे -8 हो गया। fz तो इसकी वैल्यू क्या 10 है, तो यहाँ पे 10 हो गया। अब आप स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर 36, -8 का स्क्वायर कितना 64, गलती से यहाँ माइनस मत लगा देना, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, 64 ही होगा, प्लस में होगा। अच्छा फिर 10 का स्क्वायर कितना 100, तीनों को ऐड करो बराबर कितना 200 आ गया। और 200 को अगर आप चाहो तो 2 × 100 भी तो लिख सकते हो, और जब रूट निकालोगे तो 100 का रूट कितना हो जाएगा, 10 बाहर निकल गया। तो आप जानते हो f का मापांक या f का मान कितना निकला, 10√2 न्यूटन। और आप जानते हो f बराबर क्या होता है, ma, तो f बराबर ma हो गया, तो m बराबर क्या हो जाएगा, f अपान a। f का मतलब क्या हुआ, f का मॉड, f का मापांक और बटे a। तो आप जानते हो कितना निकला आपका 10√2 न्यूटन, तो यहाँ पे 10√2 न्यूटन हो गया। और a का मान कितना दिया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो अब जब ओवरऑल सॉल्व करोगे तो बराबर कितना आ जाएगा 10√2, और सारी वैल्यू, सारे मात्रक किसमें रखे गए, MKS में, SI पद्धति में। तो आप जानते हो यम का जो मात्रक निकल के आएगा वो भी SI पद्धति में होगा, MKS पद्धति में होगा। इसका मात्रक क्या होगा, 10√2 किलोग्राम होगा, जिसमें आपका दिखाई पड़ जाए 10√2 किलोग्राम, उसी में टिक लगाओ। आप देखो कहां पे, पहला 10 किलोग्राम गलत, 10√2 किलोग्राम बिल्कुल सही, आगे देखने की आवश्यकता ही नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 52 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 आप देखना, एक व्यक्ति एक चिकने क्षैतिज समतल हिमखंड, जिसको आप आइसबर्ग भी कहते हो, पर बैठा है और किसी वायु बल के अनुपस्थिति में किसी प्रकार से कोई वायु बल कार्य नहीं कर रहा वहां पे, ठीक है। उसे इस स्थिति से बाहर निकलने हेतु नंबर 1 कूदना चाहिए, नंबर 2 सतह के अंदर दौड़ना चाहिए, नंबर 3 छींकना और खांसना चाहिए, नंबर 4 लेटकर घूर्णन करना चाहिए। आप इमेजिन करो एनडीए में आपका सिलेक्शन हो गया, कहीं आइसबर्ग पे कहीं भेज दिया गया आपको, अचानक आप कहीं फंस गए, बिल्कुल प्लेन सरफेस है आइस का, और म्यू का मान कितना 0 है। म्यू का मान 0 का तात्पर्य क्या, कोई घर्षण कोई फ्रिक्शन वहां पे नहीं है। अब आप फंस गए वहां पे, तो आप वहां पे क्या करोगे आगे बढ़ने के लिए। 4 ऑप्शन दिया है, आपको समझाएं। देखो कूदना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि आप कूदोगे, आप बल नीचे की तरफ लगाओगे तो ऊपर उछलोगे, आप आगे नहीं बढ़ोगे। फिर अगला आप देखना, सतह के अंदर दौड़ना चाहिए। आप जब कोशिश करोगे, आप जानते हो पैर आपका चलाओगे, वहां पे चलाने की कोशिश करोगे, लेकिन आप वहीं के वहीं रह जाओगे। क्यों, फ्रिक्शन वहां पे क्या 0 है। अच्छा उसके बाद चलो फिर छींकना और खांसना चाहिए। आप देखना छींकने या खांसने की प्रक्रिया में आप जानते हो आंतरिक बल हम लगाते हैं, और जब आंतरिक बल लगाएंगे तो उसका विरोध नहीं होगा, और उसका विरोध नहीं होगा तो जितने आप छींकोगे उतने आप वहां पे क्या डिस्प्लेस होगे, जितने आप खांसोगे उतने डिस्प्लेस होगे। ये आपको बताएं, बाबा रामदेव का कपाल भाती अगर आप करते हो तो भी आप वहां पे क्या डिस्प्लेस होगे। हम बाबा रामदेव का प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ इतना कह रहे हैं बाबा रामदेव के आने से हम जान पाए कि कपाल भाती होती क्या चीज है। अगला फिर आपका लेट कर घूर्णन करना चाहिए, ये भी गलत है। अगर आप लेट के वहां पे घूर्णन करोगे तो आप गोल गोल वहां पे क्या रोल होते रहोगे, आप जरा सा भी आगे नहीं खिसकोगे। ध्यान रखना फ्रिक्शन 0 है, हिमखंड उसने कहा है आइसबर्ग, तो ये मान के चलेंगे क्वेश्चन में कि म्यू का मान 0, घर्षण गुणांक 0, घर्षण वहां पे क्या 0 है। तो आगे बढ़ने डिस्प्लेस होने के लिए यही प्रक्रिया आपके पास है। नंबर 3 ऑप्शन आपका सही हुआ, सी वाला, और बाकी सब गलत हुए। क्वेश्चन नंबर 54 आप देखना, यदि किसी कण पर नियत बल कार्यरत हो तो उस कण का विस्थापन समय ग्राफ कैसा होगा। ध्यान देना, ग्राफ कौन सा कह रहा है, विस्थापन समय, मतलब यहां पे मान लो हम समय दिखा रहे हैं, यहां पे हम विस्थापन दिखा रहे हैं। तो पहला पार्ट कह रहा है आपका सरल रेखा, आप जानते हो सरल रेखा नहीं होगा।
वृत्त कह रहा है, वृत्त भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो जब वृत्ताकार पथ पर गतिमान होगा तो केंद्र की ओर वहां पे क्या बल कार्य करेगा, और आप जानते हो उस बल की दिशा लगातार क्या होगी, बदलती रहेगी सदैव। उसके गति की दिशा क्या लंबवत होगी, वो किधर की ओर होगी, केंद्र की ओर होगी। ये भी नहीं होगा। फिर अगला आपका परवलयाकार पैराबोलिक, ये पॉसिबल हो सकता है। कैसे हो सकता है अभी आपको हम समझाते हैं, ठीक। और अगला पार्ट आपका प्रारंभिक स्थितियों पर निर्भर कोई वक्र होगा, ये भी गलत हुआ। सही ऑप्शन कौन सा होगा, परवलय। और जरा सा एक बार हम समझाते हैं कैसे। आप देखना यहां पे समय और यहां पे विस्थापन, और मान लो कोई पिंड आपने फेंका, प्रक्षेप गति आपने पढ़ी है, ऐसे ये इस प्रकार से गया। अब आप देखना यहां पे है तो भी बल किधर, नीचे। यहां पर है तो भी बल किधर, नीचे। यहां पर है तो भी बल किधर, नीचे। यहां पर है तो भी बल किधर, नीचे। और यहां पर है तो भी बल किधर, नीचे। और जितना बल यहां पे उतना बल यहां पे, उतना बल यहां पे, उतना बल यहां पे, और उतना बल यहां पे नीचे की ओर कार्य कर रहा है। तो निश्चित रूप से उसका गमन पथ कैसा होगा, परवलयाकार होगा। अगला क्वेश्चन आप देखना, क्वेश्चन नंबर 55। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गतिमान रेलगाड़ी में बैठा है। रेलगाड़ी के सापेक्ष उसकी चाल क्या होगी। जो लोग नहीं जानते हैं झटके में वही 60 लिखाते हैं कि रेलगाड़ी उधर और 60 इधर, बिल्कुल गलत। आप देखना व्यक्ति रेलगाड़ी में बैठा है ना, आप जानते हो जिस दिशा में जिस वेग से रेलगाड़ी जा रही है उसी दिशा में उसी वेग से वह व्यक्ति भी जा रहा है। तो ऐसी दशा में रेलगाड़ी उसको हमेशा क्या स्थिर नजर आएगी। आप ये समझना, ध्यान देना, वो खिड़की के बाहर नहीं झांक रहा है, वो रेलगाड़ी के सापेक्ष पूछा जा रहा है। आप देखना, तो आप जानते हो सीधी सी बात, जिस दिशा में जिस वेग से रेलगाड़ी जा रही है उसी दिशा में उसी वेग से वो व्यक्ति भी जा रहा है। तो ऐसी दशा में क्या होगा, उसका जो सापेक्ष वेग होगा क्या होगा, शून्य होगा। सही आंसर ये है, बाकी देखने की आवश्यकता नहीं है। आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टू द पॉइंट आप आंसर दो। क्योंकि रेलगाड़ी के सापेक्ष आपसे कह रहा है तो फिर वही बात, जिस दिशा में रेलगाड़ी जिस वेग से जा रही है उसी दिशा में उसी वेग से वह व्यक्ति भी जाएगा। रेलगाड़ी के सापेक्ष व्यक्ति का वेग क्या होगा, स्थिर होगा, और व्यक्ति के सापेक्ष रेलगाड़ी का वेग भी क्या होगा, स्थिर होगा। आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, शून्य होगा। अगला क्वेश्चन आप देखना, क्वेश्चन नंबर 56। एक डायग्राम बना हुआ है, ग्राफ है। एक्स एक्सिस पे क्या समय है और वाई एक्सिस पे क्या वेग दिखाया गया। वेग किधर, मीटर पर सेकंड में, समय किसमें, सेकंड में। अब देखो निम्नांकित चित्र किसी सड़क पर गतिमान एक कार का वेग समय ग्राफ प्रदर्शित करता है। आप देखना इधर की ओर समय, इधर की तरफ क्या वेग। अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा खंड ग्राफ का, ठीक है, मंदन को व्यक्त करेगा, रिटार्डेशन। ध्यान से सुनना, ओ से ए तक आप देख रहे हो समय के बीतने के साथ वेग लगातार क्या बढ़ रहा है, मतलब ओ से ए तक यहाँ पे क्या त्वरित गति करेगा, उस पर क्या त्वरण कार्य करेगा। और ए से बी तक बात करें तो उसका वेग क्या नियत है, मतलब न त्वरण कार्य करेगा और न मंदन कार्य करेगा। बी से सी की बात करें तो क्या कार्य करेगा, मंदन कार्य करेगा। सी से डी की बात करें तो यहाँ पे क्या त्वरण कार्य करेगा। आप क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा खंड मंदन को व्यक्त करेगा। तो आप देख रहे हो मंदन को कौन व्यक्त करेगा, बी से सी वाला। तो बी से सी जो भी हो ये आपका सही आंसर हुआ। बाकी सब में टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं, समय की बचत करो। अगला क्वेश्चन आप लगाओ। अगला क्वेश्चन आप देखना, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु पर कार्य करने वाला बल बराबर है किसके, संवेग के बराबर है कि संवेग में परिवर्तन के बराबर है कि संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर है कि आवेग के बराबर है। बहुत सिंपल, न्यूटन सेकंड लॉ आपने पढ़ा है, आप जानते हो रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर बराबर लगाया गया बल। तो आप जानते हो उसमें रेखीय देखो रेखीय यहाँ पे क्या संवेग केवल लिखा हुआ है, गलत आंसर। संवेग में परिवर्तन लिखा हुआ है, गलत आंसर। और यहां पे क्या संवेग में परिवर्तन की दर, तो आप जानते हो न्यूटन सेकंड लॉ, संवेग में परिवर्तन की दर बराबर लगाया गया बल। ये आपका सही आंसर हुआ और बाकी सारे आंसर गलत हैं। अगला क्वेश्चन आप देखना, क्वेश्चन नंबर 58। बल के एसआई मात्रक न्यूटन को निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ठीक, 4 ऑप्शन दिया हुआ है और आपको इसमें छांटना है कि कौन सा सही आंसर होगा। बेहतर होगा पास करके आप खुद चेक करो, जितने भी आप क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन पढ़ के आप पास करो, एक कॉपी लेके बैठो, उसका आंसर खुद आप सोचो, फिर आप वीडियो को आगे बढ़ाओ, तब आपकी कायदे से तैयारी होगी फिजिक्स की एनडीए के एग्जाम के लिए। आप देखना ये सारे ऑप्शन हैं। आप जानते हो किलोग्राम मीटर पर सेकंड यहां पे लिखा है, बिल्कुल गलत, क्योंकि आप जानते हो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर 1 न्यूटन होता है, ये गलत आंसर हो गया। फिर सेकंड आप देखो किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2, तो सेकंड की पावर -2 का मतलब क्या हुआ, या उसके नीचे ले जाओ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। यही आपका सही आंसर है, आगे देखने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल देखना चाहते हो तो आप जानते हो किलोग्राम सेकंड स्क्वायर बटा मीटर, ये भी गलत है। और यहाँ पे किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है, सेकंड के पावर -2 अगर लिखा होता तो शायद सही भी हो जाता, ये भी गलत है। इस प्रकार सही आंसर आपका कौन सा हुआ, बी पार्ट हुआ। किसी क्षैतिज घर्षण रहित सतह पर
1 किलोग्राम के पिंड पर, जो पिंड उसका द्रव्यमान दे दिया 1 किलोग्राम, 3 न्यूटन व 4 न्यूटन के दो बल क्रमशः एक्स एक्सिस व वाई एक्सिस के अनुदिश एक साथ लग रहे हैं, परिणामी त्वरण का मान बताओ। ध्यान देना, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना। ये उसने बल का मान दिया है कितना, 3 न्यूटन व 4 न्यूटन, और पूछा क्या, त्वरण, एक्सेलरेशन। आप एक काम करो ना, सबसे पहले उस पिंड पर लगने वाले परिणामी बल का मान निकाल लो। कैसे निकाले, आप जानते हो, वेक्टर आपने पढ़ा, हमारे पराक्रम सीरीज का लेक्चर नंबर 2 आप देखना। मान लो कोई पिंड है, कोई वस्तु है, उस पर दो बल कार्य कर रहे हैं, वेक्टर पी और वेक्टर क्यू, बीच का कोण अगर अल्फा है, आप जानते हो उनका परिणामी आर बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा, वेयर अल्फा दैट इज द एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर, वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू। यहां पे क्वेश्चन में आप देख रहे हो, एक बल किधर लग रहा है, एक्स एक्सिस के अंदिश, और दूसरा बल किधर लग रहा है, वाई एक्सिस के अंदिश। तो निश्चित रूप से उनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और cos 90 का मान कितना होता है, 0। तो जो फार्मूला है आर बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2pq cos अल्फा का मान कितना, 0 हो जाएगा, क्योंकि अल्फा का मान कितना, 90 डिग्री। तो ऐसी कंडीशन में अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो p का मान कितना, 3 का स्क्वायर कितना, 9, प्लस क्यू स्क्वायर का मान कितना, 4 का स्क्वायर कितना, 16, और 16 9 कितना, 25, और 25 का वर्गमूल कितना, 5, यानी कि आप जानते हो उस पर लगने वाला परिणामी बल कितना होगा, 5 न्यूटन होगा। ये बल का मान निकला, रिजल्टेंट फोर्स। और आप देख रहे हो उसका द्रव्यमान कितना, 1 किलोग्राम। तो आप जानते हो F बराबर क्या होता है, ma, तो A बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन m। तो F का मान कितना, 5 न्यूटन, और m का मान कितना, 1 किलोग्राम। तो आप जानते हो 5/1 बराबर क्या, 5 न्यूटन प्रति किलोग्राम। न्यूटन का तात्पर्य क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बटे किलोग्राम, किलोग्राम किलोग्राम कट गया, आंसर कितना आ जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जहां कहीं लिखा हो आप टिक लगाओ, आगे बढ़ो। गलत, गलत, ये सही और ये गलत, यानी कि आप जानते हो सही आंसर आपका ये हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 60। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना, नियर अबाउट 65 क्वेश्चन हम लगवा रहे हैं, और इसमें से आप देख रहे हो जितने भी क्वेश्चन हैं सब एनडीए एनडीए एनडीए, सब एनडीए के पूछे गए क्वेश्चन हैं। अरे यही क्वेश्चन तो घूम फिर के पूछे जाएंगे, बहुत ज्यादा को संख्या चेंज हो जाएगी, अब लगाने का तरीका सीखो। अगला क्वेश्चन नंबर 60 आप देखना। एक गेंद एक पतले तार से बंधी है, ध्यान देना, पतला तार, महीन तार है, कोई गेंद बंधी है, और क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर एक समान गति से घूम रही है। इस प्रकार से कोई सर्कुलर पाथ है ऐसे, ठीक है, क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घूम रही। इस संबंध में कौन सा कथन सत्य होगा, 4 कथन दिया हुआ है, ध्यान देना। पहले किस प्रकार घूम रही है, एक समान गति, पहले तो आप इस पर ध्यान देना। और कैसा वृत्ताकार पथ है, क्षैतिज वृत्ताकार पथ। तो क्योंकि क्षैतिज वृत्ताकार पथ है, इसलिए आप जानते हो पूरे गति के दौरान पिंड की धरातल से ऊंचाई नियत रहेगी, और जब ऊंचाई नियत रहेगी तो पिंड की स्थितिज ऊर्जा भी नियत रहेगी, और जब स्थिर ऊर्जा नियत रहेगी तो पिंड की गतिज ऊर्जा भी नियत रहेगी, और जब गतिज ऊर्जा नियत रहेगी तो पिंड के वेग का परिमाण अर्थात पिंड की चाल भी क्या होगी, नियत होगी। अब आप क्वेश्चन लगाओ, गेंद नियत वेग से गति करता है, पहला बिल्कुल गलत। क्यों, क्योंकि पल पल उसके गति की दिशा बदलेगी, वेग क्या, सदिश राशि है। आप जानते हो यहां पर है तो गति की दिशा इधर, यहां पे गति की दिशा इधर, यहां पे गति की दिशा इधर, यहां पे गति की दिशा इधर, पल पल गति की दिशा क्या होगी, बदलेगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वेग नियत नहीं रह सकता, वेग पल पल बदलता रहेगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत। दूसरा ऑप्शन, गेंद नियत चाल से गति करता है, बिल्कुल चाल उसकी क्या होगी, नियत होगी। अभी क्यों नियत होगी हमने आपको समझाया, सही ऑप्शन है ये। अगला देखना, गेंद नियत त्वरण से गति करता है, ध्यान देना, ये गलत होगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हो जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर गतिमान होता है तो उस पिंड पर सदैव उसके गति की दिशा क्या विलंब तथा केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करता है, जिसको हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, जिसकी दिशा सदैव किधर होगी, केंद्र की ओर होगी। तो पिंड वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, यहां पर है तो त्वरण इधर, यहां पे है तो त्वरण की दिशा इधर, यहां पे तो त्वरण की दिशा इधर, यहां पे तो त्वरण की दिशा इधर। पल पल त्वरण की दिशा क्या बदल रही है, जब त्वरण की दिशा बदलेगी, त्वरण सदिश राशि है, तो आप बताओ नियत त्वरण कैसे हो सकता है। अच्छा, फिर अगला देखना, गेंद के त्वरण का परिमाण नियत है, ध्यान देना, कायदे से ये भी सही है। क्यों, पिंड वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, यहां पर है तो जितना त्वरण लग रहा है, जो भी लग रहा हो, दिशा किधर, इधर। पिंड यहां पे आ गया, वही त्वरण कार्य करेगा लेकिन दिशा इधर। पिंड यहां पहुंच गया, ऐसे जो गोल गोल घूम रहा था ना, यहां पहुंच गया, वही त्वरण कार्य करेगा, दिशा किधर, इधर, केंद्र की ओर। और जब यहां पे पहुंचा, त्वरण वही और दिशा इधर। केवल दिशा ही तो बदल रहा है, त्वरण का परिमाण तो नियत है। क्यों, पिंड आपका एक समान चाल से गतिमान है, एक समान गति कर रहा है, तो कायदे से आपका यह भी ऑप्शन सही है, आपका गेंद के त्वरण का परिमाण नियत होगा। दोनों ऑप्शन इसमें सही है। अगला आप देखना इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61।
ये भी एनडीए में पूछा गया 2016 फर्स्ट फेज में। इसके पहले जो बताया था हमने 2015 सेकंड फेज में, उसके पहले जो बताया 2015 सेकंड फेज में, सब लाइन से एनडीए के क्वेश्चन चल रहे हैं। आप देखना एक डायग्राम बना हुआ है और डायग्राम में आप देख रहे हो डिस्टेंस दिखाया गया, यहाँ पे 0, फिर आपका एक बीच में एक डैश लगा, फिर कितना 10, फिर एक डैश लगा कितना 20, फिर आपका डैश लगा 30, 40, 50, 60, 70, इस प्रकार से करके, और कुछ पॉइंट का नाम लिखा हुआ है OABC। देखो ओ कहां पे लिखा है 0 पे, ए कहां लिखा है 25 पे। आप देखो 20 और 30 के बीच में यहां पे ए लिखा है, तो ए कहां पे 25 पे है। अच्छा बी कहां पे है 35 पे। आप देखो 30 और 40 के बीचों बीच में बी लिखा हुआ है, और सी कहां पे है 60 पे। ठीक, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सरल रेखीय मार्ग के अनुदिश एक कार के गति को दर्शाया गया है। इस पे कार की गति को दर्शाया गया। अच्छा, कार बिंदु ओ से प्रारंभ होकर, ओ देखो यहां पे है, ओ से प्रारंभ होकर ए कॉमा बी और सी, देखो सी यहीं तक है, पर अलग अलग समयों पर पहुंचती है। ठीक, अच्छा आगे चलो, ओ से सी तक, ओ से सी तक जाकर वापस बी तक आने के दौरान, आप देखना ओ से कहां पे गया सी पे, आप देखो सी यहीं तो है। ठीक, और यहीं से वापस फिर कहां पे लौट के आया बी तक। आप देखो ये ओ से सी तक जाकर वापस बी तक आने के दौरान आपको बताना है कि इसका विस्थापन और दूरी कितनी होगी। ध्यान देना, पहले क्या दूरी पूछा गया और बाद में कितना विस्थापन। आप जानते हो दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। दूरी का मतलब क्या हुआ, गमन पथ की कुल लंबाई, और विस्थापन का मतलब क्या हुआ, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। आप आगे देखना, तो सबसे पहले क्या दूरी पूछी गई। चलो आप देखो 0 से लेके कहां सी तक पहले गया, तो 60 तो सीधे ही हो गया, और वापस लौट के कहां बी पे आया, तो 60 के बाद 70, फिर 80 और 5 कितना 85, मतलब दूरी कितना चला 85। अच्छा विस्थापन पे आ जाओ, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, तो आप जानते हो नियरेस्ट डिस्टेंस कितना है आपका, यहां तक 30 और 5 कितना 35। ठीक, तो विस्थापन कितना हुआ 35 और दूरी कितना 85। जहां कहीं दिख जाए आप यहां पे टिक लगा दो। आप जानते हो ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये सही है आपका। आप देखो क्योंकि पहले क्या हो दिया दूरी, तो दूरी कितना हो गया 85 और विस्थापन कितना हो गया 35, यही आपका सही आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन आप देखना, क्वेश्चन नंबर 62, 62वां क्वेश्चन। यह भी क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया फर्स्ट फेज में। आप देखना, किसी कण पर किसी दिए गए समयांतराल के दौरान कार्यशील बल के कारण कण पर आवेग, फिर आपका ऑप्शन दिया हुआ अलग, ये सही कि ये सही कि ये सही कि ये सही। आप न्यूटन सेकंड लॉ आपने पढ़ा है, आप जानते हो F बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, या आप यूं भी कह सकते हो डेल्टा पी बराबर क्या F इंटू डेल्टा टी, और जहां पे F इंटू डेल्टा टी क्या होता है आवेग होता है, और बराबर क्या हुआ संवेग में परिवर्तन। क्लू हमने आपको दे दिया, जो सही आंसर हो आप टिक लगाओ। एक बार वीडियो पास करो, खुद आप सोचो कौन सा सर बताने वाले हैं। अब आप देखो कौन सा बताने वाले, उसके बल में परिवर्तन के बराबर होता है, बिल्कुल गलत, क्योंकि आप जानते हो F इंटू डेल्टा टी बराबर डेल्टा पी होता है, और F इंटू डेल्टा टी को आप क्या कहते हो आवेग कहते हो, इंपल्स कहते हो, गलत आंसर। अगला आप देखना, उसके संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, ये बिल्कुल सही आंसर है। कैसे, आप जानते हो न्यूटन का सेकंड लॉ, F बराबर क्या डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक, डेल्टा टी को उधर ट्रांसफर कर दो तो कितना हो जाएगा F इंटू डेल्टा टी बराबर कितना डेल्टा पी, और F इंटू डेल्टा टी को आप क्या कहते हो आवेग, इंपल्स, बराबर कितना डेल्टा पी, मतलब रेखीय संवेग में परिवर्तन बराबर क्या होता है आवेग क्या होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, और जब एक सही निकला तो बाकी चेक करने की आवश्यकता भी नहीं। ये एक बार चेक करते हैं, जैसे यहां पे आप देख लो दो ऑप्शन आपका सही निकल गया। आप यहां पे देखना, फिर उसके द्वारा कृत कार्य में परिवर्तन के बराबर होता है, बिल्कुल गलत। फिर अगला आप देखना, उसकी ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, गलत। आप जानते हो सही ऑप्शन कौन सा है, बी वाला। क्वेश्चन नंबर 63 आप देखना, त्वरण की एसआई यूनिट क्या है। आप भी पूछोगे इतना आसान क्वेश्चन, हम आसान नहीं पूछ रहे, एनडीए में पूछा गया 2016 में फर्स्ट फेज में, हम तो एनडीए का क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं ना। आपके सामने ऑप्शन है, आप बहुत जानते हो, एक बार वीडियो को आप पास करो, ठीक, और जरा सही ऑप्शन चेक करो कौन सा है। निश्चित रूप से हमने पास किया होगा, चेक किया होगा। अब सही आंसर आप देखना, यहां पे क्या एसआई यूनिट किसका पूछा, त्वरण का। त्वरण बराबर क्या होता है, इसका मात्रक क्या होगा मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, या फिर मीटर सेकंड की पावर -2, जहां कहीं हो आप टिक लगा दो। ये गलत, क्योंकि यहां ms की पावर -1 लिखा है, ms की पावर -2, यही आपका सही आंसर है। इस प्रकार से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 63। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64।
दो पिंड ए व बी समान वेग से गतिमान हैं। पिंड बी का द्रव्यमान पिंड ए के द्रव्यमान का 2 गुना है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 4 कथन लिखे हुए हैं। एनडीए में पूछा गया, 2016 में पूछा गया, फर्स्ट फेज में पूछा गया। क्वेश्चन बहुत आसान। आप पहले क्वेश्चन में देखो मास में क्या रिलेशन है। क्वेश्चन में कह रहा पिंड बी का द्रव्यमान पिंड ए के द्रव्यमान का 2 गुना है, मतलब mb दैट इज इक्वल टू 2ma। मतलब ma का तात्पर्य क्या? पिंड ए का द्रव्यमान उसका 2 गुना कर दो, बराबर क्या? पिंड बी का द्रव्यमान। अच्छा, जो भी आपका ऑप्शन दिया सब संवेग के बारे में दिया। संवेग का मतलब क्या? रेखीय संवेग, और आप जानते हो P बराबर क्या होता है? mv। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कैसे सॉल्व होगा आप जरा ध्यान से देखना। आप यहां पे सुनो, P दैट इज इक्वल टू mv, यहां पे आओ, P दैट इज इक्वल टू mv। आप एक जगह यहां पे A कर दो, यहां पे A कर दो, ठीक, यहां पे B कर दो, और यहां पर भी B कर दो। आप हमसे कह सकते हो कि आपने यहां पे A कराया, यहां पे B के साथ सफिक्स में A क्यों नहीं लगवाया? यहां पे B लिखवाया, B के साथ सफिक्स में B क्यों नहीं लिखवाया? तो जरा क्वेश्चन पढ़ो। दो पिंड A व B समान वेग से गतिमान है, दोनों का वेग क्या? समान है, तो इसलिए आपका यहां पे हमने B के साथ सफिक्स में नहीं लगवाया, और दोनों को अपान करेंगे यहां पे, तो आप जानते हो V से V कैंसिल भी हो जाएगा, और यहां पे आपका निकल के आएगा MA अपान और MB। अब आप आगे देखना, क्वेश्चन में दिया MB दैट इज इक्वल टू 2ma, तो आप जानते हो MB की जगह पे यहां पे 2ma हो गया। अब आप आगे देखो, ma से ma कैंसिल हो गया, तो यहां पे कितना? 1/2 हो गया। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो Pa अपान Pb दैट इज इक्वल टू 1/2, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आप यूं भी कह सकते हो Pb दैट इज इक्वल टू 2 इंटू Pa। ठीक, आप यूं कह सकते हो कि जो B का संवेग है, देखो स्मॉल p है, स्मॉल p का तात्पर्य का रेखीय संवेग। आप यूं कह सकते हो कि स्मॉल b का रेखीय संवेग स्मॉल a के रेखीय संवेग का 2 गुना होगा। अब आप ऑप्शन पे आओ, B का संवेग A के संवेग का 2 गुना होगा, ये तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट अगर देखा जाए, A का संवेग B के संवेग का 2 गुना होगा, गलत हो गया, क्योंकि साफ साफ देखो Pb दैट इज इक्वल टू क्या? 2 इंटू P है। अगला आप इसके बाद देखना, फिर B का संवेग A के संवेग का आधा रहेगा, यह भी गलत हो गया। A का व B का संवेग एक समान होगा, यह भी गलत, दोनों का संवेग क्या होगा? अलग अलग होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। आप देखो न्यूमेरिकल पे हमने 3 लेक्चर आपको दिए। पराक्रम सीरीज पूरी ईमानदारी से अगर आप तैयारी करते हो तो हम भी पूरी ईमानदारी के साथ आपके लिए कंटेंट्स पूरा तैयार कर रहे हैं। इस न्यूमेरिकल सीरीज का आपका आप यूं कह सकते हो आखिरी क्वेश्चन है ये 65। इसके बाद जो पराक्रम सीरीज का लेक्चर नंबर 7 आपको मिलेगा, तो उसमें जानते हो आपके एनडीए का जो सिलेबस है उसके अनुसार टॉपिक आपका सेकंड आपका शुरू होगा, उसमें कार्य, ऊर्जा और शक्ति। यह आप पढ़ोगे पराक्रम सीरीज के लेक्चर 7 में। एक में खत्म हुआ तो ठीक, नहीं तो अगला, फिर न्यूमेरिकल, और जब तक आपका एनडीए के सारे पूछे गए क्वेश्चन उस चैप्टर से जब तक हम लगवा नहीं देंगे तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। चलते हैं फिलहाल क्वेश्चन नंबर 65। एक रेसिंग कार किसी सीधी सड़क पर विरामावस्था से त्वरण लेते हुए, देखो त्वरण लेते हुए मतलब उसका वेग लगातार क्या होगा? बदलेगा, बढ़ेगा। 25 सेकंड में 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त कर लेता है। एक चीज जरा ध्यान देना, उसकी चाल जब बढ़ना शुरू हुई तो आप जानते हो कहां? विरामावस्था से, यानी आप जानते हो उसका प्रारंभिक वेग कितना था? 0, और 25 सेकंड में उसका वेग बढ़ के कितना हो गया? 50 मीटर प्रति सेकंड हो गया। काम लायक बात यही है। इस समयांतराल में तय की गई दूरी क्या होगी? दूरी बाद में निकालना, पहले त्वरण निकालो, कितना त्वरण कार्य करेगा। आप जानते हो त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। त्वरण को किससे लिखते हो? ए से लिखते हो, बराबर वेग परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग कितना? 50 मीटर प्रति सेकंड। प्रारंभिक वेग कितना? 0। 50 माइनस 0 बटे, अच्छा समय कितना लगा आपका? साफ साफ लिखा हुआ 25 सेकंड, तो बराबर क्या? 25। 50 में 0 गया, कितना बचा? 50। 50 को 25 से डिवाइड करो, बराबर कितना आएगा? 2। यानी कि आप जानते हो त्वरण उसके ऊपर कितना कार्य किया? रेसिंग कार पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण कार्य किया। चलना शुरू किया था विरामावस्था से। प्रारंभिक वेग कितना होगा? 0। गति विषयक समीकरण, दूसरा समीकरण पकड़ो, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आप जानते हो s बराबर u, तो प्रारंभिक वेग कितना? 0। t का मान कितना? 25 सेकंड, प्लस हो गया हाफ हो गया a का मान अभी तुरंत आपने निकाला कितना? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फिर t का मान कितना? 25, स्क्वायर कर दिया। तो आप जानते हो 0 गुणे 25 बराबर क्या? 0। तो यहाँ पे क्या? 0 हो गया। और यहाँ पे आप देखना इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625। तो s बराबर कितना? 625 मीटर हो गया।
इस प्रकार से आप देख रहे हो विस्थापन कितना निकला 625। जिस ऑप्शन में 625 लिखा हो आप टिक लगाओ, आगे बढ़ो। आप देखना ये बाकी सब देखने की आवश्यकता नहीं, आपका सही आंसर कितना 625 मीटर स्क्वायर। हमारी मेहनत को आपने देखा। अगर आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है, या इस प्रकार से अगर हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें और आपको लगता है कि नेवी में या फिर एनडीए में या फिर आपका कोस्ट गार्ड के एग्जामिनेशन में या फिर आपका एयरफोर्स के एग्जामिनेशन में हमारा लेक्चर आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा, तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लो, अधिक से अधिक आप इसको शेयर करो। कुछ कमी दिखती तो आप ये भी कर सकते हो। और मिलते हैं अगला पराक्रम सीरीज का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम एनडीए के जो आपका सिलेबस है उसके अनुसार दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, कार्य ऊर्जा तथा शक्ति। भारत माता की सुरक्षा एवं संरक्षा से जुड़ी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, भारत माता को अगर आप पसंद करते हो तो वंदे मातरम या भारत माता की जय ये कमेंट में जरूर लिखना, हम वेट करेंगे।